देखिए, एक तो बात ये है कि इस वक़्त जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन, ये जो कीमतों का बढ़ना है, वो आ रहा है सप्लाई साइड से। वो आ रहा है इस वजह से कि पाकिस्तान की जो करेंसी है वो वीक हो रही है। मैं ये 2 आई थिंक कलीदी वजूहात हैं। सप्लाई साइड में इश्यूज़ ये हैं कि चूँकि हमारे पास डॉलर कम है तो हम इम्पोर्ट भी नहीं कर पाते। चूँकि हमारी पैदावारी सलाहियत कमज़ोर रही है, फ्लड्स ने भी हिट किया है और हमारी इकोनॉमिक मैनेजमेंट भी वीक है, तो स्मगलिंग भी हो रही है। तो इस सब चीज़ों को आप देखें तो एक सप्लाई साइड की भी एक कंस्ट्रेंट है। और चूँकि हम इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे तो हमारी जो लोकल चीज़ें हैं वो भी नहीं उस तरह प्रोड्यूस कर रही। आपको पता है कई कारखाने बंद हैं, स्टील के हों, गाड़ियों के हों, इसी तरह टेक्सटाइल जो है वो बहुत स्लो हुई है। ये है ओवरऑल तनाज़ुल जिसमें आपकी महंगाई बढ़ रही है। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का असर इसलिए है कि जब आपके रुपए की कदर में वीकनेस होती है, तो अगर तेल जब आप इम्पोर्ट करते हैं तो वो आपको महंगा देना पड़ता है। इसलिए महंगा देना पड़ता है बिकॉज़ रुपए की कदर में वीकनेस हो गई है। प्लस आईएमएफ के साथ आपने मुआहिदा किया, 50 रुपए की एक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाई। मैंने हमेशा कहा है कि इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में मैं इसको अच्छा नहीं समझता, क्योंकि आप भी वही दे रही हैं, आपका कैमरामैन भी वही दे रहा है, एक अमीर आदमी भी वही दे रहा है, जो छोटी गाड़ी चला रहा है वो भी वही दे रहा है। आई थिंक दैट्स अनफेयर। सो डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं कर पाते तो हम इस तरफ चले जाते हैं। कई दफा तो मुझे लगता है कि आईएमएफ और पाकिस्तान की अथॉरिटीज बैठ के ये डिस्कस ही नहीं करती कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेशन में एक बहुत बड़ा फर्क होता है और इसको हमें समझना चाहिए। सो ये है रियल अवामिल। अब शरह सूद की जहां तक बात है, आई थिंक कि शरह सूद इस वक्त जहां पे खड़ी है, वी आर नियर द मैक्सिमम। इफ आई वाज नेगोशिएटिंग विद द फंड टुडे, तो मैं तो शायद उनको कन्विंस करने की कोशिश करूं कि हम जो हमारी कोर इन्फ्लेशन है, जिसमें जो 19 से 23% है, 19 रूरल और 19 अर्बन और 23 रूरल एरियाज में, तो फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पे हम रियल इंटरेस्ट रेट्स पे एक तरह से ठीक ही हैं, पॉजिटिव ही हैं, अगर फॉरवर्ड लुकिंग में देखूं। सो यू नो, ये एक ओवरऑल तनाजुल, आई थिंक बहुत सा काम इकोनॉमिक मैनेजमेंट पे करना चाहिए इस प्राइस को संभालने के लिए। अच्छा, ये जो वो तमाम अशिया जो कि आम आदमी की भी पहुंच में है और अमीर तबका भी उन्हीं से, मतलब जैसे पेट्रोल है, फिर उसके बाद आपका खाना पीना है, फूड आइटम्स हैं, अगर आप ग्रोसरी करते हैं, 17% उस गरीब आदमी ने भी देना है जो कि शायद रिक्शा चलाता है, और 17% उस आदमी ने भी देना है जिसके आगे पीछे कोई 10 ड्राइवर्स होंगे उसको लेकर जाने के लिए। आपको नहीं लगता कि ये जो एसेंशियल आइटम्स हैं इन पर टैक्स नहीं होना चाहिए, जीएसटी नहीं होना चाहिए है, बाकी जो लग्जरी आइटम्स हैं उन पर करें टैक्सेस? तो एक तो देखिए, सबसे बढ़ के हमें सप्लाईज जो है ना एसेंशियल आइटम्स की, उनको ठीक करना है। इस वक्त जो कीमतों में बहुत उतार चढ़ाव आ रहा है, उसकी एक वजह है कि जब सप्लाई कंस्ट्रेंड होती है तो इसके साथ साथ ये जो होर्डर्स हैं, ये जो लोग जखीरा अंदोजी करते हैं, ये आ जाते हैं। चाहे आप फूड आइटम्स की कीमतें देखें, फर्टिलाइजर्स की देखें, सीमेंट में देखें, सो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की ज़रूरत है। सो सप्लाईज, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, और तीसरी बात कि अभी हमने जीएसटी के रेट को भी थोड़ा सा बढ़ाया है, सो ये भी ठीक नहीं है, आप सही कह रही हैं। और स्पेशली इसको बढ़ाने की बजाय इसको वाइडर किया जाए और इसके रेट को ओवरऑल कम किया जाए। आइडिया यही था कि जब इसको वाइडर कर दिया जाएगा जीएसटी के निज़ाम को, तो ये जो 17-18% का रेट है इसको कम कर दिया जाएगा। आप हैरान होंगे कि वो तकरीबन 5300 अरब हो गई है। 12 महीने में इतना बढ़ गया है शरह सूद के, इतना बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। सो वो कहाँ से आना है? बोरो करके आना है, यानी कि आपने मार्कअप देना है, आपको और बोरो करना पड़ेगा, और आपका बजट का खसारा, जैसे आपने कहा, बढ़ा हुआ आ रहा है। अगले साल इसका जो एस्टिमेट है ये इससे भी बहुत बढ़ा हुआ आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। मैं मुझे 8% लास्ट टाइम व्हेन वी वर डिस्कसिंग, आप शायद आपने ही कोई खबर हमसे शेयर की थी रमज़ान ट्रांसमिशन में कि ये जो टैक्सेशन थे, आईएमएफ की तरफ से क्लैरिफिकेशन कर दी गई थी बाद में ट्वीट करके कि हमने नहीं बोला कि आप अपने टैक्सेस जो हैं वो गरीब आवाम पर लगाएं। ये सजेशन दी गई थी हम जिनके साथ निगोसिएशन की जा रही थी हुकूमती बिहाफ पे, जिसमें इसहाक डार साहब थे, उनकी तरफ से कहा गया था कि हम डायरेक्ट जो है आप जो डिमांड कर रहे हैं कि टैक्सेस लगाएं, वो हम अमीर तबके पे नहीं लगाते बल्कि ओवरऑल सब लोगों पर इसका लगाते हैं। बाद में मैंने उसको ट्वीट को ढूंढने की भी कोशिश की। ये बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, एक बार फिर से जरा क्लियर कर दें हमारे नाज़रीन को। देखिए, मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि जो रेसिपिएंट कंट्री होती है आईएमएफ के साथ,
उसको अपना खुद प्लान बनाना चाहिए। आईएमएफ तो आपसे ही प्राइमरी डेटा ले रहा है ना। देखिए, अगर आईएमएफ किसी मुल्क पे काम कर रहा है तो उनके पास वॉशिंगटन में तो वो डेटा नहीं है। वो किससे डेटा ले रहे हैं? वो एफबीआर से, प्राइवेटाइजेशन से, एनर्जी मिनिस्ट्री से, क्यू ब्लॉक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से डेटा ले रहे हैं। ये 4-5 कलीदी मिनिस्ट्रीज हैं जहां से डेटे की फराहमी हो रही है। दुनिया भर में ऐसा ही है, ये कोई पाकिस्तान का केस। अब आप लेट से कोई डेटे में 170 अरब के टैक्सेस लगते हैं, आपने 170 अरब के टैक्सेस पे कन्विंस करना है एक लेंडर को कि मैं ये टैक्सेस जो है लगाऊंगा। उसमें आप 17 से 18% जीएसटी करके भी कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी पे कैपिटल गेन्स टैक्स कमजोर है। आप ये भी कह सकते हैं कि प्रोविंसेस को एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कलेक्ट करना चाहिए। आप अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी पे भी टैक्स कर सकते हैं। आप रिटेलर पे टैक्स लगाकर वापस ले लेते हैं पर जीएसटी बढ़ा देते हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि ये तो फिर एक तरह से आईएमएफ भी कन्विंस हो रहा है कि ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन बढ़ा रहे हैं पर 30,000 रिटेलर सिर्फ टैक्स दे रहा है जबकि 22 लाख रिटेलर है मुल्क में। तो ये सोच ठीक नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि एटलीस्ट बजट के टाइम में अब बहुत ज़रूरी हो गया है कि हमें वो इकदाम उठाने चाहिए जो टैक्सेशन के निज़ाम को 70% टैक्स पाकिस्तान में इनडायरेक्ट है और डायरेक्ट टैक्सेशन 30% है। ये रिवर्स हो जाना चाहिए। रिवर्स करने का 5 साल का एक मंसूबा जो है वो हमें सामने रखना चाहिए। ये है कलीदी काम जो आईएमएफ और पाकिस्तान दोनों को करना चाहिए। अच्छा खाकान भाई, आईएमएफ की जानिब से किस्त जारी ना होने पर पहले ही हमें मुश्किलात को फेस करना पड़ रहा है, और दूसरी जानिब ये बताएं कि सर फिर जो ये शरह सूद जो इतनी बढ़ा दी गई है, फिर कारोबारी तबका परेशान है, इकोनॉमिकल कंडीशंस वैसे ही, इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है हमारी वो वैसे ही बहुत बुरी है। तो इन तमाम चीज़ों को किस तरह एट ए टाइम हम फेस करेंगे? हमें इसके लिए क्या करना होगा, क्योंकि दोनों चीज़ें बहुत अलार्मिंग हैं। So that's a really good question, and here I say कि देखिए, both the IMF and the authorities have to realize कि पाकिस्तान 48% फूड इन्फ्लेशन पे है, 36% CPI है जो जनरल इन्फ्लेशन है। ग्रोथ जो है वो नियर जीरो है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, यानी कि उसके बढ़ने में कमी हो रही है। ये नहीं है कि वो जीरो पे भी है बट कम हो रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, वीट को छोड़ के बाकी सारी क्रॉप्स ऑन द वीकर साइड हैं। ये है एक जायजा जो मतलब अगर आप 1 मिनट का जायजा कहें तो पाकिस्तान इकोनॉमी का। इससे बहुत सी लोग जो पावर्टी में चले जाएंगे, बहुत सी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी मुल्क में। अब इसको देखते हुए करने की क्या जरूरत है? इकोनॉमी को दोबारा थोड़ा सा चल जरूरत है। बंद होती हुई इकोनॉमी को अनक्लॉग करने की जरूरत है। उसके लिए सबसे बड़ी चीज डॉलर्स का इनफ्लो है। 4.4 अरब डॉलर पे खड़े हुए हैं। ये एक माह की भी इंपोर्ट्स को कवर नहीं करता। इंपोर्ट्स को रोके हुए हैं, पूरी इकोनॉमी को क्लॉग किए हुए हैं। आईएमएफ को भी ये चीज देखनी चाहिए। आई थिंक आईएमएफ हियर हैज टू बी अ लिटिल ईजियर ऑन पाकिस्तान। हमने बहुत सी एडजस्टमेंट्स कर दी हैं। एक हुकूमत जिस आखिरी 3-4 माह में है उसने बड़े फैसले कर दिए हैं। लोगों पर बड़ा बोझ पड़ गया है। अब डॉलर्स का इनफ्लो शुरू होना चाहिए, मल्टीलैटरल से भी, आईएमएफ से भी, बायलैटरल से भी, दोस्त ममालिक से भी और कमर्शियल से भी, ताकि रिजर्व्स बिल्ड हों, कॉन्फिडेंस रुपए में आए और जो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है इसका बोझ दिस इज द सॉल्यूशन।